स्त्री के मन की थाह कौन लगा सकता है? उसके जीवन का, उसके त्याग का, उसके आदर्श का, उसकी गरिमा का आभास भी कौन कर सकता है? स्त्री अपने मन के कोने अतरे में जिस तरह से जीवन के हर मूल्य, हर गतिविधि, हर गरिमा, हर आवश्यकता को संजो कर रखती है और अपने कुल, अपने परिवार, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझती रहती है, यह भी आज के समय में उल्लेखनीय है कि उसे उसके मूल स्वरूप में देखा जाए। लेकिन क्या आधुनिक समाज इसे देख पाता है? भारतीय वाङ्मय स्त्री के त्याग, आदर्श, मूल्य और उसकी गरिमा के आख्यानों से भरा पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस कृति के साथ उपस्थित हूं वह मूल संस्कृत में लिखी गई कथाएं थी, जिसका हिंदी रूपांतरण हुआ है। मनोवीथिका इस पुस्तक का नाम है, जिसकी रचनाकार हैं डॉक्टर इला घोष। इला घोष संस्कृत की विद्वान और सुपरिचित विदुषी हैं, सुपरिचित नाम रही हैं। 24 कृतियाँ आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। ऋग्वेद की ऋषिकाएँ, वैदिक संस्कृत की संरचना में स्त्रियों का योगदान, संस्कृत वाङ्मय में चतुष्षष्ठ कलाएँ। इसके अतिरिक्त दिल्ली संस्कृत अकादमी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन से आपको ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। हिंदी में आप तमसा तीरे, महियसी, हुए अवतरित क्यों राम, नारी अस्मिता मंच बड़ोदरा आदि से पुरस्कृत हो चुकी हैं अपनी कृतियों के लिए। बांग्ला से हिंदी में भी अनुवाद आपका प्रकाशित हुआ है। यह पुस्तक दरअसल पहले संस्कृत में लिखी गई और उस संस्कृत की कथा को उन्होंने हिंदी में स्वयं से अनुदित किया है और प्रकाशित हुआ। इसमें अलग अलग कहानियां हैं। जो कहानियां हैं वह 2 भागों में विभक्त हैं। पहले भाग में वैदिक काल, रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि बौद्ध काल तक की ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों से जुड़ी हुई कहानियां हैं, जिसके केंद्र में स्त्री, स्त्री का मन, उसकी गरिमा, उसका त्याग है। दूसरी जो कहानी है, दूसरे भाग की कहानियां हैं, वो आधुनिक भारतीय समाज की कहानियां हैं, जिसमें जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन का जो संघर्ष है, जीवन की जो गरिमा है, वह प्रस्फुटित होती है और दिखती है। जो कहानियां इसमें शामिल हैं, कुल 17 कहानियों का यह संकलन है। उसमें पहला जो भाग है, जो वैदिक काल, मैंने कहा पौराणिक आख्यान की जो कहानियां हैं, वो 10 कहानियां हैं। उन कहानियों का शीर्षक है मैं हूँ रोमसा, अंतर्व्यथा, तपः शुद्धा, शर्मा, प्रतीक्षा, वंचित कौन, पुण्य भाग, आत्मघाती, मनोवीथिका में चरण चिन्ह और मातः भिक्षाम देहि। जो दूसरा खंड है उसमें 7 कहानियां हैं। जीवन के रंग, ठूंठ, कुष्ठगंधा, अथ मम कथा, घोंसला, यक्ष प्रश्न और तर्पण। इस तरह कुल 17 कहानियां इस संग्रह में। इन कहानियों का मर्म वैसे तो आपको पूरा कहानी संग्रह पढ़कर ही जानना पड़ेगा, लेकिन मैं चूँकि हर कथा संग्रह, जब मैं कहानियों की बात करता हूँ तो कहानियों का सारांश संक्षेप में बताता हूँ। तो मैं हूँ रोमसा की अगर बात करूँ तो ये कहानी जो है सिंधु देश के एक राजा की कहानी है। उस राजा का राज्याभिषेक का उत्सव चल रहा था। जो वृद्ध महाराज हैं वह युवराज स्वनय को अपनी राज सत्ता देना चाहते हैं। उस कार्यक्रम में जो राज्यों, उस जमाने के राज्यों की जो गरिमा है, आसपास के जो राजा महाराजा हैं, मंत्री, पुरोहित, ऋषि, महर्षि, सभ्य, सभासद, पूरा भारतवर्ष इकट्ठा था। गंधार देश में जो सुदूर पश्चिमोत्तर में था, वहाँ से महर्षि बृहस्पति भी आए थे। महर्षि बृहस्पति जो है वह देखते हैं कि यह राजा जो स्वनय है, युवराज,
वह कितना सुंदर सुडौल है। चूंकि ये जिस देश से आए थे वहाँ भेड़ पालन, केसर की खेती, ऊनी वस्त्रों का निर्माण, यह सब कुछ होता रहता है। और वे राज्यारोहण समारोह में आते हैं और यहाँ के शहर को देखते हैं, यहाँ की जो गरिमा है, महल के भव्य प्रासाद को देखते हैं, स्वर्ण मुद्राओं को देखते हैं, समृद्धि को देखते हैं, और उनके दिमाग में आता है कि अंततः आखिर मेरी बेटी जो है वह भी शादी के योग्य हो गई है। और कितना अच्छा होता यदि मेरी कन्या जो रोमसा जिसका नाम है वह इस युवराज की सहधर्मिणी बन जाती। वो सोचते हैं कि किसी पिता का भाग्य सोच इससे अधिक क्या हो सकती है कि उसकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर मिले। यह सोचकर वह सोचते हैं, लेकिन अपनी बात को वह कह नहीं पाते। राज्याभिषेक होता है, सारे लोग चले जाते हैं, बहुत सारे उपहार मिलते हैं और वापस सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं अतिथि। बाद में स्वनय जो है यज्ञ करते हैं और बहुत बड़े स्तर पर यज्ञ का आयोजन होता है। जब स्वनय रह जाते हैं, कुछ देर नो राजा रह जाते हैं और बहुत सारे प्रखंडों को जीतते हैं, तो वो यज्ञ का आयोजन करते हैं। महर्षि बृहस्पति को जब बुलाया जाता है तो महर्षि बृहस्पति उस यज्ञ में शामिल होते हैं। और जब पुरोहित कर्म करने के बाद वो कहते हैं कि दान की बात आती है तो कहते हैं कि मुझे यही मेरे लिए है कि मेरी बेटी को स्वनय जो है विवाह करने उससे। अब चूंकि दक्षिणा और बाकी चीज़ों की जगह एक महर्षि जिसने यज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह अपनी बेटी के लिए राजा का हाथ मांगता है, तो राजा तैयार हो जाते हैं। रोमसा से शादी होती है, लेकिन रोमसा की दशा दिशा, उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर राजा सोचता है कहाँ राजा उस तरह के बलशाली दैहिक रूप से, और कहाँ रोमसा जो है मुनि की कन्या जो वहाँ जंगलों में पली बढ़ी, कृष काया, कंद मूल फल खाकर, धन धान्य पर और कृष शरीर, वह जो है गहनों से लदी फदी, उसको समझ में नहीं आता है। राजा सोचते हैं कि मैं इस लड़की के साथ, रोमसा के साथ किस तरह से संसर्ग करूँगा। रोमसा कुछ महीने तक इंतजार करती है, कुछ समय तक इंतजार करती है, और अंततः एक दिन भरे राज दरबार में वह पहुँच जाती है और वह देखती है कि उसकी जो मिलन की रात्रि थी वह उसी तरह से बीती है। कुछ समय बीत गया है तो वह सीधे सीधे पहुंचती है राज दरबार में, और भरे दरबार में वह कहती है कि सिंधुराज, मैं रोमसा हूँ, आपकी धर्मपत्नी। क्या आप मुझे अप्राप्त यौवना बालिका समझते हैं? क्या ऐसी बालिका समझते हैं जिसको यौवन नहीं हासिल हुआ? मैं गंधार देश की अविका के समान रोमसा हूँ, सर्वांग यौवना। मैं आपके अभिगम के सर्वथा योग्य हूँ, राजकाज में परामर्श की अधिकारिणी हूँ, मुझे तुच्छ और छोटा ना समझा जाए। जिस गरिमा और अधिकार के साथ रोमसा राजसभा में अपनी बात कहती है, राजा स्वनय एक तरह से हिल जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, जिस अकंपित और दृढ़ स्वर में एक स्त्री अपने अधिकार की बात करती है वह उसके साथ फिर जाते हैं और उससे एक तरह से उसको शादी के बाद वह ऋषि कन्या का हाथ पकड़ते हैं और अपने बगल में सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं। उसके बाद का जीवन आपको पता है कि वह राजा रानी के तौर पर रहने लगते हैं। पुरानी कहानियाँ ऐसी ही होती हैं। जो आधुनिक कालखंड की कहानी है वह कहानी यक्ष प्रश्न है। एक पढ़ी लिखी महिला जो रोज़ ट्रेन से यात्रा करती है, अपनी नौकरी के दौरान जाती है, वह एक दिन भीड़ से भरे हुए डिब्बे में प्रवेश करती है और देखती है कि कंपार्टमेंट में बहुत तेज़ी से लोग भरते जा रहे हैं। हर महानगर में यह दृश्य आपको लोकल ट्रेनों में दिख जाएगा। कोई चाय का आवाज़ देता है, कोई इलायची वाली चाय, कोई मसाला चाय, कोई गरम नाश्ता, इस तरह का भी आवाज़ उस भीड़ की धक्का मुक्की में चलता रहता है रिजर्व कंपार्टमेंट में। एक लड़की जो है वह आवाज़ देते हुए, उसके गोद में बच्चा होता है और वह एक माला बेचने की कोशिश करती है। माला ले लो, माला ले लो, मोतियों की माला ले लो। ये जो महिला है, जो पढ़ी लिखी महिला है, वह देखती है, वह पाती है कि कुछ लोग जो है, कुछ मनचले, कोई माला ले नहीं रहा है, लेकिन कोई जो है उससे माला, उसका हाथ छूने के बहाने, कोई ये छूने के बहाने, अलग अलग तरह के लोग जो है, अच्छा ये माला दिखा दो, ये माला दिखा दो। कोई उससे सटा जा रहा है, कोई उसको जगह नहीं दे रहा है, कोई इससे खरीदने के नाम पर एक तरह से छल का वातावरण।
वह देखती है कि इस माला में हर तरह के लोग माला बेचने वाले हैं, लेकिन वह बहुत उस दिन कोफ्त खाती है कि आखिर इतने लोगों की भीड़ में इस लड़की को घुसने की क्या ज़रूरत थी, और वह भी बच्चे को लेकर साथ में घुसने की क्या ज़रूरत थी। 10 रुपए की माला कोई खरीद नहीं रहा है। अंततः जब वो एक पूरा कंपार्टमेंट से गुजर जाती है और मुश्किल से 1 या 2 माला बिकती है या नहीं बिकती है, जब एक कोने में जाकर बैठ जाती है और तो ये सोचती है कि इसकी गोद में किस तरह का बच्चा है। ये तो मुश्किल से 18-19 साल की लड़की होगी। वह सोचती है इसका भाई है, इसकी बहन है, मतलब ये जो बच्चा है गोद में इसका कौन है, ये बड़े भाई बहन है, कौन है। तो देखती है कि वह उसे आंचल में ढककर बच्चे को दूध पिलाने लगती है और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो सोचती है यह शायद वजह थी कि यह लड़की, शायद इस शिशु का जन्मदाता जो है वह कहीं गायब हो गया। क्या यह जो है दुष्यंत और शकुंतला की तरह छली गई कोई वन कन्या है? इसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। इसका सुदीर्घ जीवन शेष है, बावजूद उसके यह उस बच्चे के लिए इस तरह का काम करने लग रही है। ये जो नायिका है जो इस दृश्य को देखती है, वह सोचती है कि हम लोग इतने सक्षम हैं, इतनी सुविधाएं हैं, इतना धन पा रहे हैं, फिर भी हमारे मन में असंतोष होता है, जबकि यह कन्या इस स्थिति में है। ये उस दिन कार्यालय के काम में भी उनका मन नहीं लगता, और जब घर पहुंचती हैं तो उनके दिमाग में यह प्रश्न होता है कि दुनिया के समाज आधुनिकता का इतना दम भरता है, राजनेता स्त्रियों के उत्थान की इतनी बातें करते हैं, समाज सेवी और स्वयंसेवी संस्थाएं इतनी बात करती हैं, लेकिन किसी के भी चेहरे पर यह ग्लानि नहीं है कि एक 15-16 साल की बच्ची या 18-19 साल की बच्ची या एक ऐसी युवती जिसके पास जीवन चलाने के लिए, जिसे आराम से होना चाहिए, वह अपने बच्चे को लेकर ट्रेनों में, बसों में इस तरह से धक्के खा रही है और फिर भी अपने सम्मान को बचाने की कोशिश करती है। इस कहानी का यही एक प्रश्न है कि कब तक हमारी बालिकाएं या नारियां इस देह में, इस स्त्री देह को धारण करने के चलते दंड का भागी होती रहेंगी, कब तक होती रहेंगी? क्या इस यक्ष प्रश्न का कोई उत्तर किसी के पास है? डॉक्टर इला घोष की कहानियाँ बहुत कुछ कहती हैं। ये 17 कहानियाँ दरअसल स्त्री के सशक्त होने या उनके आज तक, पौराणिक काल से आज तक उनके हालात का एक तरह से विवरण रखती हैं कि किस तरह से पुरुष अपनी महत्ता को स्थापित करने की कोशिश में अपनी आधी दुनिया को उसका वह सम्मान सहज रूप से नहीं सौंप रहा है जिस रूप में सौंपा जाना चाहिए। सर्वभाषा ट्रस्ट को इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए बधाई। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 249 रुपये है और 17 कहानियाँ हैं। डॉक्टर इला घोष को भी अपनी संस्कृत की कृति को हिंदी में लाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं उम्मीद करता हूँ साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।